शुभ संध्या मित्रों, नमः संस्कृताय। आइए संस्कृत सीखते हैं हम सभी। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम लोग संस्कृत जो है अपनी भाषा में सीखते हैं, यानी आपकी भाषा जो होगी वो कौन सी होगी? आपकी अपनी भाषा होगी। ऐसा नहीं है संस्कृत कि आपको संस्कृत को संस्कृत में ही सिखाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको संस्कृत आपकी अपनी ही भाषा में सीखेंगे। चलिए सीखते हैं। सबसे पहले संस्कृत को सीखने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? उसकी क्या ज़रूरत पड़ती है? यानी आपको अंग्रेजी पढ़ना हो, एक मिनट दिख रहा है, अंग्रेजी पढ़ना हो तो क्या ज़रूरत पड़ती है? उसके अल्फ़ाबेट की ज़रूरत पड़ती है। और भाषा हिंदी पढ़नी हो तो उसके किसकी ज़रूरत पड़ती है? उसकी पड़ती है वर्णमाला की, यानी आपके क ख ये जो भी हैं, जो जानते हैं, छोटा बड़ा इत्यादि। वैसे ही सेम आपका हो जाएगा। संस्कृत में महेश्वर सूत्र होता है। क्या होता है? महेश्वर सूत्र। ठीक है, जानते हो आप लोग महेश्वर सूत्र? आशा करता हूँ कि आप लोगों ने सुना होगा ज़रूर। ठीक है, तो ये महेश्वर सूत्र जो है बहुत लोगों को याद नहीं होता है, और महेश्वर सूत्र के हिसाब से हम आपको संस्कृत की पूरी एक बेस दे देंगे। किसके हिसाब से? संस्कृत की बेस किसके हिसाब से होगी? पूरी महेश्वर सूत्र। अर्थात पाणिनि जी ने महेश्वर सूत्र में जो बनाया इन्होंने ना, वो एक तरीके से तो पूरी व्याकरण महेश्वर सूत्र में ही है, बस समझना है। क्योंकि अगर कोई भी देखिए आपको किसी भाषा में उसकी जो बेस होती है, जो उसका अल्फ़ाबेट सिस्टम होता है, वही उसकी मेन भाषा होती है। यानी महेश्वर सूत्र से ही आप सारी चीज़ें संस्कृत में सीख सकते हो, और मैं प्रयास करूंगा कि आप सीख जाओ वहीं से। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप ये समझेंगे। डस्टर नहीं दिख रहा। ठीक है, तो आप देखिए, इसको मिटाते हैं बाद में, लेकिन ये जान जाइए कि ट्रिक क्या है। सबसे बड़ी बात यह कि ये याद कर लेंगे तो आपको संस्कृत पढ़ना और समझना दोनों आसान होगा। ठीक है, देखो संस्कृत का महेश्वर सूत्र क्या है? पहली चीज़ तो संस्कृत कितने महेश्वर सूत्र कितने हैं? 14 हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, अब इसी के साथ हम बोल भी सकते थे संस्कृत में एक दो, लेकिन अभी नहीं, अभी बोलेंगे, अभी तो आप सीख रहे हो ना। ठीक है, तो देखो अ ई उ ल। ठीक है, री लिक क, रिलिक, ए ओ अंग, है ना, ए औ च, ह य व र ट, ल ड़, य मंग ड़ न म। ठीक है, झ भ य, घ ढ ध स, घ ढ ध श। राइटिंग में मत जाइएगा, चूंकि थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हो रही है ना, अच्छे से हो जाएगा। घट दश, जब ग ड द श, जब गड दश, ख फ छ ठ थ च ट त व, ख प छ ठ थ च ट त व, क प य श श श र। ठीक है, और ये हो गया हल। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने लिख दिया, मुझे याद था। पता है आपको कैसे याद कराना है? इसका बस छोटा सा क्लू है। क्लू का मतलब ये हर में ये है, जैसे कि आपको कोई पूछ ले कि भैया बताओ 10वां सूत्र कौन सा है, तो आप ये जान जाओ 10, 10 से 10। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका रिदम में होगा कि जब गर्दस आपको पढ़ना आना चाहिए, उच्चारण आप स्वतः ही करोगे। और देखो स्वतः उच्चारण करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है पता है? जैसे कि आप कभी आप देखिए मंत्र उच्चारण होता है घरों में, तो ज़्यादातर लोग तुम्हें माता चपिता तुम्हें ये सब कैसे याद हो जाता है? एक श्रद्धा होती है। तो संस्कृत देववाणी है, इसमें आपको श्रद्धा लानी पड़ेगी। आप एक बार भोर में उठिए
मंत्र यही मान लीजिए कि यही मंत्र है मेरा, और इस मंत्र के हिसाब से आपको क्या करना है, मान लीजिए कि मेरा मंत्र है और आई उड़ा रिले के वंग किसी भगवान को, इष्ट देव को अपना अगरबत्ती चढ़ाइए, ऐसे उच्चारण करिए, गलत ही करिए लेकिन करिए। अब आपको देखिए याद कैसे होगा, 10वां सूत्र अगर पूछ लिया मान लीजिए तो कहाँ से, 10 से 10, ठीक है। 11वां का क्या होगा, 11वां का आपका देख लीजिए, ये ट्रेन की पटरी हो गई और इसकी आवाज़ होती है कैसे जानते हैं, खप छट था चटता वाह, खप छट था चटता वाह। ये क्या है, ये आपकी जैसे ट्रेन की आवाज़ होती है, सेम वैसे ही इसका भी रिदम है। तो यानी आपका अगर कोई पूछ ले कि 11वां सूत्र क्या है, तो 11 जैसे लिखता है तो आपको ट्रेन की पटरी याद आएगी और सीधी उसकी आवाज़ आके आप लगा लोगे कि भैया ये देखो ये है। आप कभी भी देखिए बरामे में, बरामा क्या है, आप कभी भी जाइए तो कब खरीदने जाते होगे, है ना, सभी लोगों को यहाँ चाय वाय बनती होगी तो पता ही होगा, है ना, तो कप खरीदने जाते हो, है ना, तो कप क्या है, कप खरीदने जाते हो, कभी एक कप नहीं मिलता है, 1 दर्जन मिलता है ना, मिलता है ना, तो सभी को पता होगा। तो 1 दर्जन कप का मतलब बरामा से क्या हो गया, कपय हो गया। सससर, सससर में ये देखिए 3 प्रकार के स दिख रहे हैं, एक अगर काट देंगे तो तीनों का, यानी आप कह सकते हो कि हमारी जो है संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के स होते हैं, जिसको बोलते हैं एक तालव्य स, एक मूर्धन्य स और एक दंत स, ठीक है। और आपका 14वां क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। हल का मतलब ये है कि संस्कृत का 14वां सूत्र याद कर लेंगे तो आपकी संस्कृत एक तरीके से व्याकरणिक रूप से पूर्ण रूपेण आप जो है एक तरीके से प्रबल दावेदार हो गए भाषा को हल करने में, भाषा को समझने में, है ना। अब यहाँ पे आप देखिए, आप कहेंगे सर ये 10 तक तो हो गया, 9वां का क्या होगा, तो 9वां का क्या होगा, एक महोदय जा रहे थे संगम नहाने और बढ़िया अच्छी टीम थी, 8-9 लोग थे, बढ़िया 8-9 लोग नहीं होते हैं, लगभग ज़्यादा बता दिया मैं, 3-4 लोग थे, 5 लोग, और वो चल रही थी नाव, और नाव चल रही थी तो उनकी नाव जो है, नौका एक बारगी धंस गई। कहाँ गई, नौका क्या हो गई, धंस गई। तो क्या हुआ, नौका से गर्दस, नौका से क्या हो गया, गर्दस, ठीक है। अब आ जाइए 8वां में, 8वां देखिए क्या है, 8 को सारे वर्ण में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कठिन लगता है, बड़ा झंझट टाइप का है इसमें, तो ये झबय से 8वीं हो गया, ठीक है। अब ये इया मंगलनम देखिए, इया मंगलनम का आप जैसे कि नासिका से उच्चारण होता है ना। अब ये नासिका का उच्चारण करेंगे आप, इसको जो है अगर आप ऐसे कर दो, इसको मिटा दो, तो ये 7वां बनेगा कि नहीं बनेगा, यहाँ से 7वां बन गया। ऐसे इया मंगलनम नासिका से ज़्यादातर लोग को पता होगा, य म गड़ मतलब ये सब क्या है, ये सब आपके नाक से उच्चारण हो रहे हैं, ये लिए क्या है, नासिका भी है और 7वां भी है, ये समझ लो आप। और देखिए हम और हमारे मित्र जा रहे थे ट्रेन में, 6वें का आप क्लू देखिए, मित्र, हम और मित्र हमारे जा रहे थे और हुआ क्या कि छक्का मिल गया। भैया छक्का आते हैं ना ट्रेन में और ऐसे ऐसे करते हैं, भैया पैसा दो पैसा दो। अब उनके पास, महोदय जी के पास पैसा नहीं था, हो गई लड़ाई। तो छक्का से क्या हो गया, लड़ गए। छक्का से क्या हो गया, लड़ गए, ठीक है। तो छक्का से लड़ गए, ठीक है। चलो ये छक्का से लड़ गए। फिर उसके बाद हैवरट आया। हैवरट में क्या होता है कि हैवरट का आप जो है का मतलब देखिए, ज़्यादातर अश्वह मीन्स घोड़ा होता है ना, तो है मीन्स भी घोड़ा होता है। और यहाँ पे वट है, यानी हमारे गुरुजी ने हमारा एक क्लू बताया था, उन्होंने ही बताया था कि भैया हम लोग विश्वविद्यालय के छात्र हैं और वहाँ देखो एक बगीचा है, बगीचे में बगीचा नहीं, पीपल का पेड़, वट मतलब पीपल का पेड़ है। अब पीपल का पेड़ का आप क्या करोगे कि वहाँ पे एक पीपल का पेड़ है, दो मतलब कि वहाँ पे घोड़े बंधे हुए हैं। अब उसमें आप अपने क्लू में 5 घोड़े जोड़ सकते हो या 5 पेड़ जोड़ सकते हो, ऐसे अपने दिमाग में सेट कर लो, हैवरट हो गया। मतलब देखो ये ट्रिक का मतलब क्या है, जब ट्रिक आपके दिमाग पे एक चिंतनात्मक रूप से जुड़ती है ना। देखो ट्रिक पे लोग ये प्रश्न करते हैं कि ट्रिक से याद नहीं होता सर, जब आपका मस्तिष्क किसी को प्रत्यक्षता दिखा रहता है तो ट्रिक काम करती है। तो आपको अगर कभी आप विश्वविद्यालय जाओगे और आपको वर्ड
पीपल का पेड़ दिखा, वहाँ पे घोड़ा जैसा दिख जाएगा तो आपको पक्का दिख जाएगा यार हैवरेट तो सर ने 5वें में बताया था। सही बात बोल रहे हैं, एकदम देख के जाना, ठीक है। और औच, औच का तो बोलना ही है। अभी देखो कहीं पे होता है तो एक स्टाइल मारते हैं लोग, औच। तो कौन से लोग मारते हैं? जब 4 लोग रहते हैं, 2-4 लोग बैठे रहते हैं तो औच करते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ? औच हो गया, ठीक है। बाकी ये चीज़ें याद करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ें ऐसे थोड़ा सा ध्यान देके आपको याद कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए एक सबसे मुख्य बात है, डस्टर सर यहीं कहीं था मेरा, ये तो उसमें क्या है कि यहीं से हम आपको सिखाएंगे कि यही महेश्वर सूत्र ही बता देगा कि आपका कितना वर्ण स्वर है और कितना वर्ण व्यंजन है, कितने वर्ण स्वर है और कितने व्यंजन। तो ये देखिए पहली चीज़ तो स्वर को संस्कृत में कहते हैं अच। क्या कहते हैं? अच। और व्यंजन को कहते हैं हल। देखिए हिंदी में बड़ी विवाद है लेकिन संस्कृत में कोई विवाद नहीं, प्रमाण के साथ। हल मतलब व्यंजन। आपको कैसे लग रहा है कि भैया ये 14 सूत्र हो गए, यहाँ से लेके अच यहाँ तक, यानी यहाँ से आपका अच हो जाएगा। अब ये कितने वर्ण हो जाएंगे? 9 होंगे। 9 क्यों होंगे भैया? अगर जोड़ेंगे तो 4-4 दिख रहे होंगे, लेकिन जितने ये हैं ये सब इत संज्ञक है। इत संज्ञक का लोप हो जाता है। आपको संज्ञा प्रकरण बताएंगे तो उसमें ज़रूर बताएंगे कैसे लोप होता है, लेकिन अभी ये जान जाइए कितने वर्ण हैं। तो यहाँ पे 3 ये 3 2 5 2 7 2 9, फाइनल 9 है। आपको कोई विवाद नहीं करना है, 9 है तो 9 है। स्वर कितने होते हैं? 9 होते हैं, ठीक है। वैसे ही व्यंजन, व्यंजन को हल करते हैं। यहाँ से देखिए ह से लेके यहाँ से ह तक। यहाँ पे प्रश्न ये है कि भैया व्यंजन 33 हो गए, लेकिन यहाँ पे ह 2 बार आया तो 34 क्यों नहीं हुआ? तो ह के लिए एक प्रयोजन है, ठीक है। संधि में आएगा, उसको मैं बताऊंगा ह क्यों नहीं आया है, ह 2 बार क्यों आया है, उसका एक प्रयोजन है। लेकिन माना जाता है 33। कोई भी चीज़ 2 बार आती है तो उसको काउंट नहीं किया जाता है, इसलिए ऐसा है, ठीक है। अब आपका हुआ क्या कि यहाँ पे हमने आपको ये सारी बताई कि स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं, ठीक है। अब आपको स्वरों के प्रकार को भी जान लेना चाहिए और व्यंजनों के प्रकार को भी जान लेना चाहिए। तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत में। एक होता है ह्रस्व, एक होता है दीर्घ, एक होता है प्लुत, ठीक है। एक ह्रस्व होता है, एक दीर्घ होता है, एक प्लुत होता है, ठीक है। और व्यंजन, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? एक स्पर्श होता है, स्पर्श व्यंजन सुना होगा आपने, हिंदी में तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। थोड़ा सा वैसे ही हिंदी जैसा ही है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और आपका हो जाएगा कादयो मावसाना स्पर्श। ये इसका सूत्र है ना। ये हो गया अंतस्थ, यणो अंतस्थ, यणो अंतस्थ, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ह्रस्व में, ह्रस्व में आपका जो है जिसमें एक मात्रा का बोध हो, वहाँ पे ह्रस्व स्वर कहे जाते हैं। जहाँ पे द्विमात्रा का बोध हो, जहाँ 2 मात्रा लगे, वहाँ पे दीर्घ स्वर होते हैं। और जहाँ 3 मात्रा का बोध लगे, 3 मात्रा मतलब ओम का देखे होंगे आप जो होता है। अभी आप ओम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, ऐसे ही है शायद, है ना। तो ओम ऐसे करते हैं ना। तो ये क्या है? जब तक आपका 3 वे में नहीं जाएगा, 3 मतलब थोड़ा टाइम देंगे आप, तभी होगा। दीर्घ में जैसे कि का, मुंह खुल जाएगा तो आपका दीर्घ हो जाएगा, क बोलेंगे तो ये हो जाएगा। स्पर्श, यहाँ पे आपका सारा हो गया, व्यंजन का प्रकार हो गया। और व्यंजन के प्रकार में स्पर्श कैसे है, अंतस्थ कैसे है, और आपका क्या कहते हैं, आगे की जो भी प्रक्रियाएं है इसकी आगे बताते हैं आपको। फिलहाल इतना जान लीजिए कि आपका यहाँ से आपको मोटा मोटा ये कितने वर्ण हैं, कैसे हमको याद करना है, इस पे अभी आज की क्लास में यहीं तक आपको समझना है। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।